बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान पे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान की तैयारी कैसे की जाए और आप उर्दू अदब को किस तरह समझ सकते हैं। और कल जब आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करने के बाद जब आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़े तो आपको उर्दू अदब के किन गोशों पर मुकम्मल अबूर होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ मुख्तसर और जामे सी आपके सामने बातें मैं रखूँगा। इस तरह की मैं आपको टिप्स दूँगा यहाँ पे कि जिनको अगर आप ज़हनशीन कर लेते हैं और अपनी तैयारी उन असूलों के मुताबिक आप करते हैं तो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में यकीनन कामयाबी मिल जाएगी। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान की और हमारा सब्जेक्ट उसमें हो उर्दू, तो सबसे पहले हमें ये इल्म होना चाहिए उर्दू ज़ुबान के बारे में कि उर्दू ज़ुबान क्या है, उर्दू ज़ुबान कैसे मारज़े वजूद में आई और उर्दू ज़ुबान के वक्तन फ़वक्तन नाम क्या थे। जो उर्दू के मुख्तलिफ नाम थे मुख्तलिफ अदवार में, यानी मौजूदा जो नाम है उर्दू, इस नाम तक पहुँचते हुए उर्दू ने क्या क्या सफ़र किया। यानी हमें ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम हो कि उर्दू का नाम हिंदुस्तानी भी रहा, हिंदी भी रहा, गोजरी भी रहा, गुजराती भी रहा, रिख्ता भी रहा, उर्दू मोहल्ला भी इसे कहा जाता रहा। तो लिहाजा वो जो उर्दू ज़ुबान के मुख्तलिफ नाम हैं और उर्दू की जो मौजूदा शक्ल है, मौजूदा हालत है, ये कैसे मारज़ वजूद में आई। तो लिहाजा ये पहली एक बात है जिसका आपको इल्म हो। इसके बाद हम दूसरी बात पे आ जाते हैं कि उर्दू ज़ुबान की पैदाइश कहाँ हुई। उर्दू की पैदाइश के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। इस वक्त 3-4 बड़े नज़रियात हैं उर्दू के लिए। पंजाब में उर्दू बड़ा एक नज़रिया है, सिंध में उर्दू एक बड़ा नज़रिया है, दक्कन में उर्दू, ये 3 बड़े नज़रियात हैं। इनके अलावा भी और भी नज़रियात हैं। बहरहाल इन नज़रियात को वक्तन फ़वक्तन बड़ी पजीराई मिलती रही। तो लिहाजा बतौर उर्दू मज़मून का कारी आपको इस बात का इदराक हो कि उर्दू ज़ुबान का आगाज़ कैसे हुआ, इसकी पैदाइश कैसे हुई और ये किन ज़ुबानों का मुरक्कब है और कौन सी ज़ुबानें। अब उर्दू के लिए कुछ मज़ीद मालूमात मैं आपको दूंगा उर्दू की तैयारी के लिए कि हम जो उर्दू ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान को हम 2 हिस्सों में जाके देखते हैं। एक उर्दू शायरी है और दूसरी उर्दू नसर है। इसके अलावा भी हैं, ग्रामर का अपना एक मकाम है उर्दू में, फिर असनाफ़ अदब का अपना एक मकाम है। उसके अलावा उर्दू के जो 3 बड़े अलूम हैं, इल्मुल अरूज़ है, इनका भी अपना एक मकाम उर्दू के अंदर मौजूद है। इसी तरह तनकीदी अदब भी उर्दू में एक मकाम रखता है। लेकिन इन सब को हम कहीं ना कहीं या तो कभी हम इनको शायरी में जाके देख लेते हैं तो या हम इनको नसर में जाके देख लेते हैं। तो जो उर्दू ज़ुबान है, बुनियादी तौर पे कोई भी जो ज़ुबान है उसके 2 हिस्से होते हैं। ये बोलने वाली ज़ुबान की नहीं मैं बात कर रहा, इसको टंग कहते हैं और मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ। ये जो बोलने वाली ज़ुबान है इसके तो कई फंक्शन हैं, इसकी बात यहाँ पर नहीं होगी, बात होगी उर्दू ज़ुबान की। तो जो ज़ुबान है, कोई भी ज़ुबान हो, बुनियादी तौर पे उसके 2 हिस्से होते हैं, यानी 2 अलूम बुनियादी होते हैं। या उसमें नसर होती है या उसमें नज़्म होती है। आप अरबी ज़ुबान को आप देख लें, आप फ़ारसी को देख लें, आप इंग्लिश को देख लें, यानी या हमें पोइट्री मिलेगी या हमें प्रोस मिलेगी। उर्दू में भी ऐसे ही है। आप क्लास 1 से अगर आप पढ़ना शुरू करें उर्दू को तो या वहाँ पर आपको कहानियाँ मिलेंगी या आपको नज़्में मिलेंगी। इसी तरह जब हम MA की सतह पे पहुँच जाते हैं तो यहाँ भी आके
या तो हमें शायरी पढ़ना पड़ती है या तो हमें फिर नसर पढ़ना पड़ती है। तो ये बुनियादी दो उलूम आ जाते हैं, दो हिस्से आ जाते हैं उर्दू ज़ुबान के, एक शायरी है और एक नसर है। अब हम बात करेंगे शायरी की। अब जो उर्दू शायरी है, ये वो मैं आपको बातें बता रहा हूँ जो मालूमात आपको जब आप उर्दू की तैयारी करने बैठें, आप कोई भी आपकी बुक ले लें, आपको कोई MCQs की बुक मिल जाती है, छोटी मोटी गलतियाँ तकरीबन हर किताब के अंदर मौजूद होती हैं। ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। प्रिंटिंग की गलतियाँ आ जाती हैं, बाज़ मालूमात की गलतियाँ आ जाती हैं, बाज़ नज़रियात ज़्यादा होते हैं एक चीज़ के बारे में, मानी मफ़हूम, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां हमें उसमें मिल जाती हैं। गलतियों से कोई भी किताब मुबर्रा नहीं होती। लेकिन आप MCQs जो आपका एक पेपर पैटर्न है पब्लिक सर्विस कमीशन का, कहीं 100 नंबर का ही उर्दू का पेपर लिया जाता है और कहीं 100 नंबर का उर्दू का पेपर होता है और 20 नंबर साथ जनरल नॉलेज के रख लिए जाते हैं। बाज़ 50 नंबर सब्जेक्ट के पब्लिक सर्विस। हर एक जो इलाका है, हर एक जो एरिया, उसका अपना एक सिस्टम है। AJK का अपना है, फेडरल का अपना है, PPC का अपना है, SPSC का अपना होगा, सरहद का अपना होगा, बलूचिस्तान का अपना है, GB फाटा वगैरह का अपना अपना एक सिस्टम है। 19-20 का फ़र्क हर जगह पे होता है। कहीं 60 नंबर सब्जेक्ट के होते हैं, कहीं 70 होते हैं, कहीं 80 होते हैं और कहीं 100 के 100 नंबर ही सब्जेक्ट के होते हैं। लेकिन आप उन MCQs को पढ़ने से पहले, जब तक आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ा होगा, तब तक आप MCQs की ना तैयारी कर सकते हैं, ना आपको MCQs याद हो सकते हैं। MCQs की तैयारी करने से पहले, MCQs बुक को पढ़ने से पहले आपको टेक्स्ट में से कुछ मालूमात आपके हाफ़िज़े में महफूज होनी चाहिए। अगर वो मालूमात आपके हाफ़िज़े में हैं तो फिर जब आप MCQs को पढ़ने बैठेंगे तो फिर आपको MCQs पढ़ने में और समझने में ज़्यादा। अब मैं बात करूँगा उर्दू शायरी पे, यानी जो उर्दू शायरी है, उर्दू शायरी को हम 3 अदवार में देखते हैं। जो पहला दौर है उसको मुतकदमीन का दौर कहते हैं, जो इब्तदाई दौर है, जिसको क्लासिकल दौर भी कहा जाता है। जो आप ये कह सकते हैं कि जो तकरीबन 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी पर मबनी जो शायरी है उसको हम उर्दू के पहले दौर में रखते हैं। उसके बाद मुतवस्तिन का दौर आ जाता है, दरमियाना दौर आ जाता है। ये हमारा 19वीं सदी में जो अदब है उसको हम मुतवस्तिन का दौर कहते हैं। तो उसके बाद जो आखिरी दौर है उसे मुताखरीन कहा जाता है। यानी ये 3 अदवार में उर्दू शायरी को देखा जाता है। अब आप याद रखें कि इन अदवार में जो जो शोरा होंगे उनका अपना एक ख़ास एक नुक्ते नज़र होता है। हर शायर की अपनी एक ख़ास पहचान होती है। तो बतौरे उर्दू का कारी या उर्दू का एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से कम अज़ कम हमें हर शायर के बारे में कुछ उसकी जो अपनी ख़ास पहचान है, कम अज़ कम हर शायर के बारे में कोई एक जुमला ऐसा हमें आना चाहिए जो एक शायर को दूसरे शायर से मुनफरिद करता है। अब जो इसमें जो पहला दौर है जिसको मुतकदमीन का दौर कहा जाता है या क्लासिकल दौर कहा जाता है, जब उर्दू की इब्तदा हो रही थी, जब उर्दू में रेख्ता के असरात मौजूद थे, जब हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, जब यहाँ पर फ़ारसी बोलने वाले भी बहुत सारे मौजूद थे, एक मुख्तलिफ ज़ुबानों का एक मरकब था और उर्दू का अपना ये जो मौजूदा वजूद है ये वजूद नहीं था, बल्कि उर्दू उस वक्त अपने एक इर्तकाई सफ़र में थी। अब वो जो दौर है जिसमें हम उर्दू गज़ल का बावे आदम हम वली दक्नी को कहते हैं। वली दक्नी की मालूमात एक उर्दू के तालिब इल्म के पास होनी चाहिए कि वली दक्नी एक कैसा शायर था। वली दक्नी के यहाँ फ़ारसी का रंग भी मौजूद है, हिंदी का रंग भी मौजूद है, उर्दू का रंग भी वली दक्नी के यहाँ मौजूद है। फिर अब वली दक्नी को एक जमाल
परस्त या जमाल पसंद या जमाल दोस्त शायर कहा जाता है। ये वली दक्कनी की खास एक पहचान है। तो लिहाजा जब हम वली दक्कनी की शायरी को पढ़ते हैं तो वली दक्कनी का अपना एक मखसूस अंदाज है शेर कहने का, बात कहने का। वो क्योंकि उर्दू के जो इब्तदाई दौर के जो अल्फाज थे जिसमें से को सूं कहते थे, के को कूं कहते थे, गाँव को गांव कहा जाता था, नाम को नाम कहा जाता था। अब ये जो अल्फाज हैं ये जा बजा कहीं ना कहीं हमें वली दक्कनी के यहाँ मिलते हैं। तो जो वली दक्कनी का अपना एक मखसूस एक उसलूब है, एक असलूब ज़ुबान है, या शायरी का एक उसलूब है, तो उर्दू के एक तालिब इल्म को उसकी समझ होनी चाहिए। इसको हम उर्दू का इब्तदाई ज़माना हम कह सकते हैं। फिर बात आगे आ जाती है मीर तकी मीर पे आ जाती है। मीर तकी मीर को गम का शायर कहा जाता है क्योंकि मीर की साथी ज़िंदगी में भी गम थे। फिर मीर जिस माहौल में थे वो दौर ही ऐसा था कि जिसमें माशरती दुख भी मौजूद था और दिल्ली में तबाही बर्बादी और खून खराबा और ये सारी चीज़ें थीं। लिहाजा अपना दुख और माशरे का दुख उन दोनों ने इकट्ठे होकर मीर की शायरी को या मीर को एक गम का शायर बना दिया। अमीर का अपना एक ख़ास एक अंदाज है, आसान अल्फाज हैं। वली दक्कनी से थोड़ा सा हटके मीर ने एक बात की है, एक नया रंग उसके यहाँ मौजूद है, एक तरन्नुम मौजूद है, शरीयत भी मीर तकी मीर के यहाँ मौजूद है। लेकिन मीर तकी मीर का हर तीसरा चौथा शेर उसमें हमें कहीं ना कहीं दुख गम है, दुनिया की बेसबाती का हमें जिक्र मिलता है। अब ये नहीं है कि ये बातें किसी और शायर के यहाँ नहीं है, बाकी शोरा के अंदर भी होंगी और डेफिनेट हैं, लेकिन मीर के यहाँ बदरजा आतम ये चीज़ें पाई जाती हैं। फिर मीर के साथ ही मीर दर्द को देख लेते हैं। वो भी क्योंकि मुतकद्दमीन के दौर में एक बड़े शायर थे। अब मीर दर्द की अपनी एक ख़ास एक पहचान है, तसव्वुफ़ है। हालांकि मीर दर्द के यहाँ रोमानवियत भी मौजूद है, दुख गम भी मौजूद है, और वो जो मीर तकी मीर वाला जो अंदाज़ है, दुनिया की बेसबाती की चीज़ें भी मौजूद हैं। लेकिन जो मीर दर्द की अपनी एक ख़ास एक पहचान है वो तसव्वुफ़ है। फिर इसी दौर में हमारे हम देखते हैं कि आतिश मौजूद हैं, नासिख मौजूद हैं, जिनको लखनवी दौर के नुमाइंदा शोरा कहा जाता है। फिर मसफ़ी इस दौर में मौजूद हैं। उनके यहाँ थोड़ा सा बगावत सी है, उस रंज और दुख और गम से एक बगावत है, और वो दुख गम से जो हट के जो एक अयाशी वाली जो चीज़ें हैं, ऐश व इशरत वाला सामान है वो कहीं ना कहीं हमें उन शोरा के यहाँ मिलता है। फिर क्योंकि लखनऊ में मुशायरे होते थे और शोरा आमने सामने बैठ के एक दूसरे पे अशार कसते थे, यानी आवाज़ें कसते थे, यानी अशार उन पर कसते थे एक तरह से। तो लिहाजा इन शोरा के यहाँ इस तरह का भी मौजूद है कि जिस तरह अपने मुखालिफ को आपने ज़ेर करना है और अपनी शायरी की एक दाग बिठानी है, तो लिहाजा यहाँ पर वो जो शायरी का अपना एक हुस्न है वो कहीं ना कहीं हमें मांद पड़ता हुआ नज़र भी आता है। क्योंकि जब शायरी को अपने मकसद के लिए, जब शायरी को बतौर शायरी लिया जाता है, तो फिर हमें मीर और दर्द का नाम हमें मिलता है और सौदा का नाम भी वहाँ पर हमें मिलता है। लेकिन जब हम शायरी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें ये नाम कहीं कहीं मिलते हैं, कहीं आतिश हैं, कहीं नासिख हैं और कहीं मसफ़ी हैं। फिर इसी दौर के अंदर फिर देख लें मसनवी मौजूद है, इसी दौर में कसीदा भी मौजूद है, इसी दौर में शहर अशोक भी हैं। तो लिहाजा हमें इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में भी मालूमात हो इस दौर में, ये भी क्योंकि मुतकद्दिमीन में ही आ जाते हैं। यहाँ पर फिर मसनवी मौजूद है, मीर हसन मौजूद हैं, अच्छा फिर मीर अनीस यहाँ पर मौजूद हैं, मीर दबीर यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो जो शोरा थे जिन्होंने अपनी एक ख़ास पहचान बना ली गज़ल से हट के, तो मुतकद्दमीन में हम इन शोरा को जब हम पढ़ लेंगे, ये जो नाम मैंने आपको बता दिए हैं, और इनको पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। आपने जहाँ से मास्टर्स आपने किया है, आपके पास मास्टर्स की कुछ ना कुछ तो बुक्स पढ़ी होंगी, आपके पास उनकी की बुक्स हो सकती हैं, उनकी गाइड बुक हो सकती है,
या उनकी टेक्स्ट बुक हो सकती हैं, जो आपके पास किताबें मौजूद हों, आप इनका टेक्स्ट एक दफ़ा पढ़ें, बार बार आप इनको पढ़ें, ताकि आपके जहन में तमाम शोरा के अलग अलग नक्श आपके जहन में बैठ जाएं। उसके बाद फिर आप इस दौर के MCQs को उठा लें। आप कोई MCQs की किताब लें और आप इन सारे शोरा को पढ़ने के बाद फिर जब आप उस MCQs की किताब को आप पढ़ेंगे तो फिर आसानी से वो चीज़ें आपको याद भी होती जाएंगी और वो एक दूसरे के साथ मखलूत भी नहीं होंगी। उसके बाद फिर दूसरे दौर में हम आ जाते हैं जिसको मुतवस्तिन का दौर कहा जाता है, जिसमें गालिब हैं, जिसमें मोमिन है। अब देखो बड़े मशहूर है, मोमिन के यहाँ मामला बंदी मौजूद है, मोमिन के यहाँ मोहब्बत का रंग मौजूद है, रुमानियत मौजूद है, इश्क व आशिकी के चर्चे मोमिन के यहाँ हमें मिलते हैं। और दूसरी तरफ गालिब इस दौर में आ जाते हैं, तसव्वुफ़ के गालिब को तसव्वुफ़ का शायर भी कहा जाता है, गालिब को एक फ़लसफ़े का शायर भी कहा जाता है। फ़लसफ़े वजूदियत बहुत ज़्यादा गालिब की शायरी में हमें मिलता है। तो गालिब का अपना एक मखसूस रंग है, फ़ारसी भी है, उर्दू भी है। और आप ये कह सकते हैं कि गालिब ने जो नए अलूम हैं, जो साइंसी अलूम हैं, उनको भी गालिब ने अपनी शायरी में लाया है। कुछ तसव्वुरात को, कुछ फ़लसफ़ों को, कुछ मज़हब को गालिब ने यानी शायरी को वो आ और वाह से निकाला है। और जो आ और वाह था, जो देलवी और लखनवी अदब में मौजूद थी, जो चीज़ें वहाँ से निकाल के तो गालिब ने एक नया एक रंग दे दिया। तो जब आप गालिब को पढ़ें, गालिब के अशार को आप पढ़ लेते हैं और गालिब की शायरी के आप औसाफ पढ़ लेते हैं, खसूसियात पढ़ लेंगे, तो उसके बाद फिर जब आप MCQs को देखेंगे या आपको कोई शेर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये शेर किसका है, तो आप उस शेर को पढ़ें और थोड़ा सा अगर आप गौर करें, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जवाब के करीब पहुंच जाएंगे। और फिर यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन हाली भी मौजूद हैं इसी दौर में। तो ये बहादुर शाह ज़फ़र इस दौर में फिर मौजूद हैं, बड़े शोरा हैं, इब्राहिम सोक इस दौर में मौजूद हैं। तो जब आप इन शोरा को आप पढ़ लेंगे, इनके टेक्स्ट को आप पढ़ लेते हैं, इनकी लाइफ को आप देख लेते हैं और हर एक शायर की जो अपनी एक मखसूस पहचान है, जब आप उसको समझ लेंगे तो उसकी सारी शायरी पे कहीं ना कहीं उसका रंग मौजूद होगा। हाली के यहाँ आपको वतन की मोहब्बत गज़लों के यहाँ मिलेगी, मिली मोहब्बत आपको गज़लों के यहाँ मिलेगी, और अखलाकी रंग क्योंकि हाली की ज़िंदगी पे था तो हाली की शायरी में भी वो अखलाकियात मौजूद हैं, चाहे हाली की गज़लें हों या नज़में हों। उसके बाद फिर इसका आखिरी दौर आ जाता है जिसको हम मुताखरीन का दौर कहते हैं, और जो 20वीं सदी का अदब है, 20वीं सदी के शोरा को जो मौजूदा दौर में भी वही नाम ज़्यादा आम है। अल्लामा इकबाल इस दौर में बड़े शायर शुमार होते हैं। अल्लामा इकबाल का अपना एक मखसूस रंग था, मखसूस अंदाज़ था, वतन की मोहब्बत है, फ़लसफ़े खुदी है, शाहीन का तसव्वुर मौजूद है। फिर इसी तरह जो वतन है उसको अपने अंदाज में लिया। इश्क का एक नया एक उसलूब अल्लामा इकबाल ने, वो जो इश्क व आशिकी है, जो दुनियावी इश्क है, उससे निकाल के अल्लामा इकबाल ने इश्क को एक और अंदाज में बयान किया है। तो अल्लामा इकबाल को जब आप पढ़ लेते हैं, अल्लामा इकबाल के शायरी को पढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल के शायरी की खसूसियात को आप पढ़ लेते हैं, और अल्लामा इकबाल क्योंकि बतौर रहनुमा भी हमारे सामने आते हैं, वो मुसव्वर पाकिस्तान भी हैं और मुफक्कर पाकिस्तान भी हैं। तो जब हम उनको उस अंदाज में, तारीख़ी अंदाज में जब हम देख लेते हैं, तो उसके बाद अल्लामा इकबाल की जो उनकी ज़िंदगी है या उनका जो कलाम है या उनकी जो कुतब है या उनके जो नज़रियात हैं, उन पे अगर कोई MCQs या सवाल आ जाता है या उनकी शायरी पे कोई सवाल आ जाता है, तो फिर उसको बयान करना